वेलकम टू द यूपीएससी बुक समरी सीरीज। इस सीरीज में हम स्टैंडर्ड बुक्स से यूपीएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से कवर करेंगे। आप इसे काम करते हुए, वर्कआउट या जॉगिंग के दौरान भी सुन सकते हैं। यू आर वॉचिंग सिविल 360, जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। Today's topic is First Phase of Revolutionary Activities, 1907 to 1917, from the book Spectrum, History of Modern India. इस टॉपिक का समरी नोट्स और एमसीक्यू के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। आज हम स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया से फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ यानी 1907 से 1917 के दौर पर एक गहरी चर्चा करेंगे। ये फेज क्यों शुरू हुआ, इसकी खास घटनाएं क्या थीं, ये सब यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल। ये फेज असल में स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट के बाद उभरा। हुआ ये कि जो यंगर नेशनलिस्ट थे उनमें एक तरह का फ्रस्ट्रेशन आ गया था। फ्रस्ट्रेशन किस बात का? उन्हें लग रहा था कि लीडरशिप, मतलब चाहे वो मॉडरेट हो या एक्सट्रीमिस्ट, वो संघर्ष के कोई नए इफेक्टिव तरीके नहीं ढूंढ पा रहे। अच्छा। और ऊपर से गवर्नमेंट का रिप्रेशन इतना बढ़ गया था कि पीसफुल प्रोटेस्ट के रास्ते भी आप कह सकते हैं बंद हो गए थे। तो इस सर्च के पीछे मुख्य कारण क्या माने जा सकते हैं? सिर्फ लीडरशिप फेलियर या और भी कुछ? देखिए, लीडरशिप फेलियर एक पॉइंट था, पर अकेला नहीं। ये मिलिटेंट नेशनलिज्म का ही एक बाय प्रोडक्ट था। स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट का फॉलोआउट भी था। युवाओं की जो पेट्रियोटिक एनर्जी थी उसे चैनल करने के लिए रास्ते कम थे। और सरकारी दमन। हाँ, गवर्नमेंट रिप्रेशन ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि अंग्रेजों को शायद फोर्स से ही निकालना पड़ेगा, बलपूर्वक। समझ गया। तो फिर उनका तरीका क्या था? मतलब मेथोडोलॉजी क्या अपनाई उन्होंने? देखिए, उस वक्त ना कोई ऑर्गेनाइज मास रेवोल्यूशन करना या पूरी आर्मी की लॉयल्टीज को सबवर्ट करना, ये सब प्रैक्टिकल नहीं लग रहा था। तो फिर? तो उन्होंने रशियन नाहिलिस्ट्स और आयरिश नेशनलिस्ट से प्रेरणा ली, उनका रास्ता अपनाया। उसमें क्या शामिल था? जैसे अनपॉपुलर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या जो गद्दार समझे जाते थे, मुखबिर थे, उनकी हत्याएं करना, इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस जिसे कहते हैं। अच्छा, इंडिविजुअल लेवल पे। हाँ, और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए फंड्स जुटाने की जरूरत थी, तो उसके लिए स्वदेशी डकैतियां डाली गईं। स्वदेशी डकैतीज, ओके। और एक और चीज, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ये उम्मीद थी कि ब्रिटेन के जो दुश्मन देश हैं उनसे मदद मिल सकती है, तो मिलिट्री कॉन्स्पिरेसीज की भी कोशिशें हुई। और इन सब का मेन गोल क्या था? सिर्फ डर फैलाना? डर फैलाना एक हिस्सा था, बिल्कुल। शासकों के दिलों में डर पैदा करना, लोगों को जगाना, उनके मन से अथॉरिटी का खौफ दूर करना। और युवाओं को इंस्पायर करना। एग्जैक्टली, युवाओं को पेट्रियोटिज्म के लिए प्रेरित करना। यहीं पर एक थोड़ी दिक्कत ये हुई कि जो एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप थी वो मास एक्टिविटी और इंडिविजुअल वायलेंट एक्टिविटी के बीच का फर्क शायद ठीक से साफ नहीं कर पाई। तो इससे इंडिविजुअलिस्टिक वायलेंस को बढ़ावा मिला। हाँ, उसको जड़ जमाने का मौका मिल गया, ऐसा कह सकते हैं। चलिए, अब जरा देश के अलग अलग हिस्सों में जो एक्टिविटीज हुई उन पर एक नजर डालते हैं। बंगाल से शुरू करते हैं, वो तो गढ़ माना जाता था। हाँ, बंगाल बिल्कुल केंद्र में था। 1902 तक ही मिदनापुर और कलकत्ता में क्रांतिकारी समूह बनने लगे थे, जैसे कलकत्ता की अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति, हाँ सुना है। प्रमोथा मित्तर, जतेंद्रनाथ बैनर्जी, बरिंद्र कुमार घोष भी। फिर अप्रैल 1906 में अनुशीलन के अंदर ही बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्रनाथ दत्ता ने युगांतर साप्ताहिक शुरू किया। युगांतर काफी मशहूर था। हाँ, और बारिसाल कॉन्फ्रेंस में जो पुलिस ने बर्बरता दिखाई अप्रैल 1906 में, उसके बाद युगांतर ने साफ लिखा, फोर्स मस्ट बी स्टॉप्ड बाय फोर्स। बिल्कुल क्लियर स्टैंड। और फिर रासबिहारी बोस, सचिन सान्याल जैसे लोगों ने पंजाब, दिल्ली, यूनाइटेड प्रोविंसेस तक गुप्त समितियां बनाई। हेमचंद्र कानूनगो जैसे लोग तो मिलिट्री और पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए विदेश भी गए। अच्छा, विदेश भी गए ट्रेनिंग के लिए? जी। फिर कुछ घटनाएं हुई। 1907 में लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर पर एक असफल हमला हुआ। दिसंबर 1907 में लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रू फ्रेजर की ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश हुई। और 1908 वाला मुजफ्फरपुर मामला, किंग्सफोर्ड पर बम वाला। हाँ, वो बहुत चर्चित रहा। मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने की कोशिश की प्रफुल्ला चाकी और खुदीराम बोस ने। दुर्भाग्य से उसमें 2 ब्रिटिश महिलाएं मारी गईं। ओहो। प्रफुल्ला चाकी ने तो पकड़े जाने से पहले आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। वो सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक हैं। और फिर वो एलिपोर कंस्पिरेसी केस, घोष बंधुओं वाला। हाँ, एलिपोर कॉन्स्पिरेसी केस, जिसे मैनिकटोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी या मुरारीपुकुर कॉन्स्पिरेसी भी कहते हैं।
इसमें अरबिंदो घोष और उनके भाई बरिंद्र घोष दोनों गिरफ्तार हुए। अरबिंदो घोष भी? हाँ, पर सीआर दास ने उनका बचाव किया और वो बरी हो गए। बाद में वो राजनीति से संन्यास लेकर पौंडीचेरी चले गए। अच्छा, और बरिंद्र घोष का क्या हुआ? बरिंद्र घोष और उल्लासकर दत्त को पहले मौत की सजा सुनाई गई थी, पर बाद में उसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया। और इसमें एक गवाह की हत्या भी हुई थी ना जेल में? हाँ, वो सरकारी गवाह बन गया था, नरेंद्र गोसाई। उसे जेल के अंदर ही सत्येंद्रनाथ बोस और कन्हैयालाल दत्त ने मार दिया था। बाप रे, काफी कुछ चल रहा था बंगाल में। और भी घटनाएं हुई? हाँ बिल्कुल। फरवरी 1909 में कलकत्ता में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हत्या हुई। फरवरी 1910 में डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मारे गए। 1908 में ढाका अनुशीलन समिति ने पुल्लिन दास के नेतृत्व में बर्राह डकैती की। और दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, वो वाइसरॉय हार्डिंग वाला? हाँ, दिसंबर 1912 में वाइसरॉय हार्डिंग जब दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे तो चांदनी चौक में उन पे बम फेंका दिया। इसमें रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल का हाथ था। इसमें भी बोस और सान्याल? जी। बसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद और अवध बिहारी को इस केस में फांसी हुई, पर रास बिहारी बोस बच निकले। वो बाद में जापान चले गए। और बाघा जतिन, उनका क्या रोल था? जतिंद्रनाथ मुखर्जी, जिन्हें बाघा जतिन कहते थे, वो जुगांतर पार्टी के प्रमुख नेता थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने जर्मन प्लॉट या जिमरमैन प्लान के तहत जर्मनी से हथियार मंगाने की कोशिश की। अच्छा, जर्मनी से? हाँ, फंड्स के लिए उन्होंने कुछ टैक्सी कैब और बोट डकैतीज भी की, पर किसी ने गद्दारी कर दी और प्लान फेल हो गया। ओह, और बाघा जतिन? बाघा जतिन सितंबर 1915 में बालासोर, जो उड़ीसा तट पर है, वहां पुलिस के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। उनका कथन था, वी शैल डाई टू अवेकन द नेशन। पावरफुल वर्ड्स। अच्छा, कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाओं का भी जिक्र आता है। हाँ, बंगाल में संध्या और युगांतर तो थे ही। महाराष्ट्र में काल नाम का पत्र था। ओके। पर इन गतिविधियों की कुछ सीमाएं भी रही होंगी, लिमिटेशंस। हाँ, बिल्कुल थी। जैसे कई बार हिंदू धर्म पर ज्यादा जोर देने से मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा हिस्सा अलग थलग महसूस करता था। जन भागीदारी माने मास पार्टिसिपेशन की कमी थी। ज्यादातर ये उच्च जाति के युवाओं तक सीमित रहा। और सरकारी दमन का सामना करना भी मुश्किल रहा होगा। हाँ, सरकार का दमन बहुत कठोर था और उसे झेल पाना इन संगठनों के लिए मुश्किल साबित हुआ। चलिए, बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। वहां क्या स्थिति थी? महाराष्ट्र में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की जड़ें थोड़ी पुरानी थी। 1879 में ही वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोसी कृषक दल बनाकर एक सशस्त्र विद्रोह की कोशिश की थी, हालांकि वो सफल नहीं हुई। 1879 में ही? काफी पहले? जी। फिर 1890s में तिलक जी ने गणपति और शिवाजी उत्सवों के जरिए और अपने अखबारों केसरी और महाराठा से मिलिटेंट नेशनलिज्म को काफी फैलाया। और चापेकर बंधुओं का मामला? रैंड की हत्या? हाँ, 1897 में दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी थी। ये एक बड़ी घटना मानी जाती है। बिल्कुल। और सावरकर बंधुओं का क्या योगदान था? 1899 में विनायक और गणेश सावरकर ने मित्र मेला नाम की एक गुप्त समिति बनाई। यही 1904 में अभिनव भारत बनी। अभिनव भारत? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन थी। जी। नासिक, पूना, बॉम्बे जैसे शहर बम बनाने और क्रांतिकारी गतिविधियों के केंद्र बन गए थे अभिनव भारत के तहत। और फिर नासिक कॉन्स्पिरेसी केस? हाँ, 1909 में अभिनव भारत के ही एक सदस्य अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ने नासिक के कलेक्टर AMT जैक्सन की हत्या कर दी। ओहो। इसी केस में फिर सावरकर को षड्यंत्र का मास्टरमाइंड माना गया और उन्हें आजीवन कारावास, मतलब ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ की सजा हुई। उन्हें अंडमान भेज दिया गया। अब अगर पंजाब की बात करें तो वहाँ क्या कारण थे और कौन नेता सक्रिय थे? पंजाब में देखिए, एग्रेरियन इश्यूज काफी थे। अकाल पड़ रहे थे, लैंड रेवेन्यू और इरिगेशन टैक्स बढ़ा दिए गए थे, बेगार प्रथा थी, और बंगाल के घटनाओं का असर तो था ही। नेता कौन थे वहाँ प्रमुख? लाला लाजपत राय जी थे। उनका अखबार था पंजाबी। अजीत सिंह थे, जो भगत सिंह के चाचा थे। उन्होंने लाहौर में अंजुमन ए मोहिस्सबाने वतन नाम की संस्था बनाई और भारत माता जर्नल निकाला। अच्छा, अजीत सिंह। हाँ, उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वो बढ़ावा रेवेन्यू और वाटर रेट्स ना दे। आगा हैदर, सैयद हैदर रजा, भाई परमानंद, लालचंद फलक जैसे और भी नेता थे। सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दी? मई 1907 में सरकार ने राजनीतिक सभाओं पर रोक लगा दी और लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को डिपोर्ट कर दिया, निर्वासित कर दिया। डिपोर्ट कर दिया? हाँ,
हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। पर इसके बाद अजीत सिंह, सूफी अंबा प्रसाद, लालचंद, भाई परमानंद, लाला हरदयाल जैसे लोग पूरी तरह से क्रांतिकारी बन गए। और रासबिहारी बोस का पंजाब से क्या कनेक्शन था? रासबिहारी बोस बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान गदर क्रांति में शामिल हुए थे पंजाब में, पर जब वो प्लान फेल हुआ तो वो 1915 में जापान भाग गए थे। अच्छा, ये तो देश के अंदर की बात हुई। बहुत से क्रांतिकारी विदेश से भी ऑपरेट कर रहे थे ना? हाँ बिल्कुल, विदेश में ऑपरेट करने के कई कारण थे। एक तो वहां उन्हें शेल्टर मिल जाता था, बचने की जगह। दूसरा, भारत में प्रेस एक्ट्स बहुत सख्त थे, तो विदेश से क्रांतिकारी साहित्य छापना और भेजना आसान था। और तीसरा, हथियारों की तलाश भी विदेश में होती थी। कहाँ थे मुख्य केंद्र? सबसे पहले लंदन में 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई, जिसे इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने दी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जर्नल भी शुरू किया। इंडिया हाउस, हाँ, सावरकर और हरदयाल भी इससे जुड़े थे शायद। हाँ बिल्कुल, ये दोनों प्रमुख सदस्य थे। फिर 1909 में मदन लाल ढींगरा, जो इंडिया हाउस से ही जुड़े थे, उन्होंने लंदन में कर्जन वॉयली की हत्या कर दी। इसके बाद लंदन असुरक्षित हो गया होगा? हाँ, सावरकर का जब 1910 में प्रत्यार्पण हुआ, उसके बाद लंदन क्रांतिकारियों के लिए सेफ नहीं रहा। तो फिर पेरिस और जिनीवा जैसे शहर नए केंद्र बने। वहां कौन सक्रिय था? पेरिस में मैडम भीकाजी कामा बहुत सक्रिय थी। उन्होंने वंदे मातरम अखबार भी निकाला। अजीत सिंह भी पेरिस पहुंचे थे। मैडम कामा, हाँ, उन्होंने स्टुटगार्ट कांग्रेस में भारत का झंडा फहराया था। जी वही। और 1909 के बाद बर्लिन भी एक इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया, जहां वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय सक्रिय थे। चलिए अब आते हैं गदर मूवमेंट पर। ये क्या था और क्यों महत्वपूर्ण है? द गदर मूवमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। गदर असल में एक पार्टी का नाम था और उनके साप्ताहिक समाचार पत्र का नाम भी द गदर था। इसका हेडक्वार्टर्स सैन फ्रांसिस्को में था, अमेरिका में। हाँ, यूएस वेस्ट कोस्ट पर और फार ईस्ट में इसकी ब्रांचेस फैली हुई थी। इसके सदस्य मुख्य रूप से पंजाब के पूर्व सैनिक और किसान थे, जो रोजगार की तलाश में यूएसए और कनाडा माइग्रेट हुए थे। अच्छा, मतलब प्रवासी भारतीय। बिल्कुल। गदर पार्टी बनने से पहले भी वहां कुछ गतिविधियां चल रही थी। रामदास पुरी, जीडी कुमार, तारकनाथ दास, सोहन सिंह भकना, लाला हरदयाल जैसे लोग 1911 के आसपास से सक्रिय थे। वैंकूवर में स्वदेश सेवक होम, सियाटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस जैसे केंद्र बने थे। फिर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। इनका प्रोग्राम क्या था? मतलब क्या करना चाहते थे ये लोग? इनका प्रोग्राम काफी एम्बिशियस था। अधिकारियों की हत्या करना, क्रांतिकारी साहित्य प्रकाशित करना और फैलाना, विदेशों में जो भारतीय सैनिक तैनात थे उनके बीच काम करना, उन्हें विद्रोह के लिए उकसाना, हथियार जुटाना। और उनका अंतिम लक्ष्य था कि सभी ब्रिटिश उपनिवेशों में एक साथ विद्रोह छेड़ दिया जाए। वाह, काफी बड़ा प्लान था। प्रमुख नेता कौन थे इसमें? लाला हरदयाल तो थे ही, उनके अलावा रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह सराबा, बरकतुल्ला, भाई परमानंद जैसे कई नेता थे। और फिर 1914 में दो बड़ी घटनाएं हुई जिन्होंने गदर आंदोलन को एकदम से तेज कर दिया। हाँ, एक तो कोमागाता-मारू इंसिडेंट, हाँ। और दूसरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का शुरू होना। कोमागाता-मारू इंसिडेंट क्या था, विस्तार से बताएंगे? कोमागाता-मारू एक जापानी जहाज था जिसे बाबा गुरदित सिंह ने किराए पर लिया था। इसमें करीब 370 यात्री थे, ज्यादातर सिख और पंजाबी मुस्लिम, जो सिंगापुर से वैंकूवर कनाडा जा रहे थे। कनाडा जा रहे थे। हाँ, पर कनेडियन अधिकारियों ने उन्हें उतरने नहीं दिया, डिस्क्रिमिनेटरी इमिग्रेशन लॉज के तहत। कई महीनों तक वो जहाज वहीं खड़ा रहा, फिर उसे वापस भारत भेज दिया गया। और भारत लौटने पर? सितंबर 1914 में जब जहाज कलकत्ता के पास बजबज बंदरगाह पर पहुंचा तो यात्रियों और पुलिस के बीच संघर्ष हो गया। पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें करीब 22 लोग मारे गए। ओह, ये तो बहुत दुखद था। हाँ, इस घटना से विदेशों में बसे भारतीयों, खासकर गदर पार्टी के लोगों में बहुत गुस्सा भर गया। उन्हें लगा कि ब्रिटिश राज में उनकी कोई इज्जत नहीं है, कहीं भी नहीं। और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। हाँ, वॉर शुरू होते ही गदर नेताओं को लगा कि ये सही मौका है अंग्रेजों पर हमला करने का। उन्होंने भारत में हिंसक विद्रोह करने का फैसला किया। क्या प्लान था? करतार सिंह सराभा और रघुवर दयाल गुप्ता को भारत भेजा गया। रासबिहारी बोस और सचिन सान्याल, जो पहले से ही उत्तर भारत में सक्रिय थे, उन्हें नेतृत्व संभालने को कहा गया। फंड जुटाने के लिए पंजाब में कुछ राजनीतिक डकैतियां भी की गईं। विद्रोह की तारीख भी तय हुई थी। हाँ, फरवरी 21, 1915 की तारीख तय की गई थी, फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी छावनियों में एक साथ विद्रोह करने के लिए। पर यह सफल नहीं हो पाया। नहीं, योजना की खबर लीक हो गई। एक गद्दार के कारण सरकार ने तुरंत एक्शन लिया।
डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1915 लागू किया गया। अच्छा, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स इसी समय आया। हाँ, बहुत से नेता गिरफ्तार कर लिए गए, कईयों को निर्वासित किया गया, करीब 45 लोगों को फांसी दी गई। रासबिहारी बोस फिर से बचकर जापान भाग निकले। सचिन सान्याल को आजीवन कारावास हुआ। तो गदर मूवमेंट का मूल्यांकन कैसे करेंगे? वॉज इट ए कंप्लीट फेलियर? देखिए, मिलिटरीली और पॉलिटिकली तो ये फेल रहा। लीडरशिप उतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी, तैयारी में कमी थी। शायद लाला हरदयाल एक विचारक ज्यादा थे, ऑर्गेनाइजर उतने अच्छे नहीं। लेकिन वैचारिक स्तर पर ये बहुत सफल रहा। इसने मिलिटेंट नेशनलिज्म की भावना को बहुत मजबूत किया, खासकर विदेशों में बसे भारतीयों के बीच। और इसका अप्रोच काफी हद तक सेक्युलर था, ये भी एक बड़ी बात थी। सही कहा। अच्छा, यूरोप में वॉर के दौरान क्या गतिविधियां चल रही थी? बर्लिन कमेटी का जिक्र आया था। हाँ, 1915 में बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस बनी थी। इसमें वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्रनाथ दत्त, लाला हरदयाल जैसे लोग थे। इन्हें जर्मन फॉरेन ऑफिस से मदद मिल रही थी, जिमरमैन प्लान के तहत। जिमरमैन प्लान? हाँ, ये जर्मनी की योजना थी, भारत में ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह भड़काने की। बर्लिन कमेटी का उद्देश्य था विदेशों में बसे भारतीयों को मोबिलाइज करना, वॉलंटियर और हथियार भारत भेजना, भारतीय सैनिकों में विद्रोह भड़काना और जरूरत पड़े तो भारत पर सशस्त्र आक्रमण करना। इसके लिए उन्होंने कुछ मिशंस भी भेजे। जी, बगदाद, फारस, तुर्की, काबुल में मिशंस भेजे गए। काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह, बरकतुल्ला और उबैदुल्ला सिंधी ने वहां के राजकुमार अमानुल्लाह की मदद से एक प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट बनाने की भी कोशिश की थी। वाओ, प्रोविजनल गवर्नमेंट इन काबुल। हाँ, हालांकि ये प्रयास ज्यादा सफल नहीं हो पाए। और एक सिंगापुर म्यूटनी का भी जिक्र है। हाँ, फरवरी 15, 1915 को सिंगापुर में तैनात पंजाबी मुस्लिम 5वीं लाइट इन्फेंट्री और 36वीं सिख बटालियन के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। जमादार चिश्ती खान, जमादार अब्दुल गनी, सूबेदार दाऊद खान इसके मुख्य नेता थे। ये क्यों हुआ? तो इसके पीछे भी गदर पार्टी का प्रभाव और तुर्की के खलीफा का ब्रिटिशों के खिलाफ जिहाद का ऐलान, ये सब कारण थे। पर इस विद्रोह को भी बहुत क्रूरता से दबा दिया गया। 37 सैनिकों को फांसी दी गई और 41 को आजीवन कारावास। तो ये था पूरा फर्स्ट फेज। पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये क्रांतिकारी गतिविधियां एकदम से कम क्यों हो गई? व्हाट लेड टू द डिक्लाइन? देखिए, एक तो वॉर खत्म होने के बाद माहौल बदला। सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत जो लोग बंद किए थे उनमें से कईयों को रिहा करना शुरू किया। और मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन का भी असर रहा होगा। हाँ, मॉन्टेगोज अगस्त 1917 स्टेटमेंट, जिसमें संवैधानिक सुधारों की बात की गई थी, उससे एक सुलह का माहौल बना। लगा कि शायद अब बातचीत से कुछ हल निकलेगा। और सबसे बड़ा फैक्टर थे गांधी जी। उनका भारतीय राजनीति में आगमन और उनके नॉन वायलेंट, नॉन कोऑपरेशन के प्रोग्राम ने युवाओं को एक नई उम्मीद, एक नई दिशा दी। उन्हें लगा कि शायद ये ज्यादा इफेक्टिव तरीका हो सकता है। तो कुल मिलाकर इस फर्स्ट फेज की क्या सिग्निफिकेंस रही? व्हाट डज दिस ऑल मीन? देखिए, इसकी अपनी सीमाएं थी, जैसा हमने डिस्कस किया। मास बेस की कमी, कहीं कहीं धार्मिक पोट जिससे मुस्लिम अलग हुए। लेकिन इन सब के बावजूद इसने एजुकेटेड यूथ पर एक पूरी पीढ़ी तक बहुत गहरा असर डाला। देशभक्ति और बलिदान की भावना को जीवित रखा। बिल्कुल, पेट्रियोटिज्म और सैक्रिफाइस की भावना को जिंदा रखा, जो आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत जरूरी साबित हुई। What's fascinating here is, सोचने वाली बात यह है कि इस फेज की जो आइडियोलॉजी थी, खासकर गदर आंदोलन का सेक्युलर नेशनलिज्म, और जो स्ट्रेटजीज थी, इंडिविजुअल हीरोइज्म बनाम मास मूवमेंट, इन्होंने भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्या सबक छोड़े। और ये भी कि इस फेज की लेगेसी, खासकर विदेशों में बने नेटवर्क्स और गदर आंदोलन का अनुभव, इसने बाद के क्रांतिकारी प्रयासों और खास तौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके आईएनए को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया होगा। ये एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है। ये था आज का यूपीएससी बुक स्पेक्ट्रम हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का समरी ऑडियो बुक। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको ऑल एनसीईआरटीज, एम लक्ष्मीकांत, आरएस शर्मा, नितिन सिंघानिया, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री और कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।